हेलो बच्चों, आप सभी को हेल्दी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी लोग का ब्राइट माइंड एकेडमी जो है इसमें आपका स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग टाइम एंड टेंस का जो है थर्ड हम लोग वीडियो आपको जो है शूट कर रहे हैं। और आपको मतलब प्ले लिस्ट बन गया होगा, ठीक, उसको आप स्टडी करिएगा। आज तीसरा क्लास है टाइम एंड टेंस का। टाइम एंड टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और टाइम एंड टेंस केवल पढ़ नहीं रहे बल्कि एक अच्छा लेवल हम लोग मतलब कि आपको मेंटेन करवा रहे हैं, ताकि आप लोग को आगे जाके भी कोई दिक्कत ना हो। तो भले ही वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, हो सकता है 10-20 वीडियो में कंप्लीट हो सकता है 30 वीडियो लगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप पढ़िएगा तो आपको आनंद आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जो पढ़े हैं आप लोग ना, उसको हम रिवीजन थोड़ा सा करवा देते हैं, उसके बाद हम आगे काम करते हैं, ठीक ना। हमने सबसे पहले आपको बताया था कि टाइम टाइम किसे कहते हैं, तो स्टेट ऑफ चेंज। स्टेट ऑफ चेंज परिवर्तन की अवस्था को समय कहते हैं। स्टेट ऑफ जो चेंज होता है, परिवर्तन की जो अवस्था होती है, उसको समय कहते हैं। समय को समझने के लिए हमने लिखा था, खींचा था अपने सामने समय रेखा। समय रेखा नजर के जो सामने प्रेजेंट टाइम बीत गया तो पास्ट आने वाली जो टाइम है फ्यूचर टाइम है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर हमने आपको ये बताया कि एक्शन कंसेप्ट, हमने बाबू आपको बताया एक्शन कंसेप्ट। एक्शन कोई भी काम करने का तरीका कितना होता है, 4 है। इंडेफिनिट प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परफेक्ट प्रोसेस और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन्हीं 4 तरीकों से आप काम करते हो। इंडेफिनिट प्रोसेस क्या करता है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन देता है एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या करता है, तो ओनली फॉर क्या करता है, यह जानकारी मतलब कि कंटिन्यूअस मतलब कोई जारी क्रिया को दिखाता है। परफेक्ट प्रोसेस को दिखाता है या कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है। और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस को दिखाता है। तो हमने कहा जो समय के साथ जारी, कुछ काम कंप्लीट हो गया, कुछ अभी भी चल रहा है, उसको हम लोग परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं, ठीक ना। हमने आपको पीछे कंसेप्ट कहा था टेंस क्या है। टेंस आपको हमने बताया था क्या है, तो आपने कहा था और हमने आपको सिखाया था टेंस क्या, टाइम प्लस एक्शन के जोड़ को हम लोग टेंस कह सकते हैं, ये हमने आपको बता दिया था। और इसको हमने अब डिफाइन भी कर दिया है। शायद आप लोग सभी लोग समझदार आदमी हो, शायद समझ गए होंगे उस चीजों को। आगे हम लोग आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं दूसरा, ठीक। थोड़ा सा टेंस की डिफिनेशन क्या और किसी तरह से टेंस को क्या डिफाइन किया जा सकता है, इसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक ना। टेंस का एक और डिफिनेशन थोड़ा सा आपको हम दे रहे हैं, ठीक ना। इस हमने कहा कि देखिए, इस हमने कहा कि ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। वह क्या, एक डॉक्टर, इसका हिंदी होगा वह एक डॉक्टर है। हमने कहा ही वाज अ डॉक्टर, ही वाज अ डॉक्टर, इसका मतलब क्या है, वह एक डॉक्टर था। हमने कहा ही विल बी अ डॉक्टर, इसका मतलब कि वह एक डॉक्टर होगा। तीनों में थोड़ा सेंटेंस को देखिए। हमने कहा वह एक डॉक्टर है, पर यानी कि है, वह एक डॉक्टर था, यहाँ पे वह डॉक्टर होगा। हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, यानी कि अगर हम टाइम को बदल रहे हैं, टाइम यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पे पास्ट टाइम हो गया, यहाँ पे फ्यूचर टाइम है, टाइम को बदल रहे हैं। थोड़ा सा गौर करिए, गौर फरमाइए। अगर हम टाइम को बदल रहे हैं बाबू, अगर हम टाइम को बदल रहे हैं, 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 अगर टाइम हमारा चेंज हो रहा है तो उसके साथ हमारा भार भी चेंज है। यहाँ पे अगर प्रेजेंट टाइम है तो एज हुआ, पास्ट टाइम था तो वाज हो गया, फ्यूचर टाइम है तो विल हो गया। यानी कि टाइम को बदलने से, टाइम को बदलने से, टाइम को बदलने से हमारा भार भी का हो रहा, बदल रहा है। हम आपको दूसरा कंसेप्ट यही बताए थे बाबू कि टाइम जो होता है डिपेंड होता है, ये एक्शन के समानुपाती होता है। यानी कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, यानी कि ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। यानी कि समय को अगर परिवर्तित किया जाता है, इस समय को, यानी समय अगर आप परिवर्तन करें, समय को बदल रहे हो, समय को अगर आप बदल रहे हो तो उसके साथ साथ आपका जो है ये भर भी बदल रहा है। तो इसको एक तरह से और डिफिनेशन डिफाइन किया जा सकता है टेंस को। ये कैसे सर, तो देखिए टाइम एंड टेंस को एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो क्या, इस तरह से भी कर सकते हो आप। टेंस का डिफिनेशन एक और लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। एक तरह से और हम डिफाइन इसको करते हैं आपको, जैसे हमने कहा द चेंज ऑफ verb according to time, is called time and tense,
इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस, यानी कि समय के साथ यदि हम लोग क्या करते हैं, समय के साथ अकॉर्डिंग टू टाइम यानी समय के साथ अगर क्रिया में परिवर्तन कर दिया जाता है, समय के साथ, अभी आपको पीछे में एग्जाम्पल दिया कि समय के साथ अगर क्रिया में परिवर्तन कर दिया जाए, समय के साथ यदि क्रिया में परिवर्तन कर दिया जाए, तो इसको भी हम लोग टेंस कहते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया, वह एक डॉक्टर है, प्रेजेंट टाइम है और इसमें वहां पे इज लगा है। हमने कहा एक डॉक्टर था, वहां पे पास्ट टाइम हो गया लेकिन वहां पे वर्ब चेंज हो गया, क्या हो गया? वाज। हमने कहा फ्यूचर टाइम में हमने वहां पे सेल और विल लगाना पड़ा, ठीक ना। तो कहने का मतलब आप यहाँ से ये भी डिफाइन कर सकते हो कि द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस, यानी कि समय के साथ, जब यदि समय के साथ अगर आप वर्ब यानी समय के साथ द चेंज ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब को यानी कि चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ अगर क्रिया में परिवर्तन होता है, समय के साथ यदि हम लोग क्रिया में परिवर्तन करते हैं उसी को टेंस कहते हैं। बेसिक आपको ध्यान में रख के चलना, ठीक। चलिए, तो टेंस का हमने आपको दो डिफिनेशन दे दिया। टेंस का एक डिफिनेशन आपका जो मन करे, अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे आप बोलिए। पहला हमने आपको बताया टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि विच रिप्रेजेंट करता है एक्शन और स्टेट को इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के रेस्पेक्ट में एक्शन और स्टेट को क्या करता है? दिखाता है, उसको टेंस कहते हैं। चाहिए बोलिए, द चेंज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस। तो दो टेंस के डिफिनेशन हो गए, आपको ये शायद आपको समझ में आ गया, ठीक ना। देखिए, हम आपको जो बात बता रहे हैं उसको बताने के लिए आपको पूरा नॉलेजफुल होना पड़ेगा। और देखिए, बेसिकली ये 10th क्लास वालों के जो थोड़ा बहुत जानता है लड़का, उसके लिए। जब अगर आप हमारे यहाँ अगर आप ऑफलाइन में आते हो भाई, 10th से जो आईईसी के बच्चे जो हमारे यहाँ आएंगे, इससे पहले भी कम से कम आपको 15 से 20 क्लास जो है डेमो चलेगा, जिसमें ABCD जिसको नहीं आता है, उसके अलावा जो भी मतलब कि इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बेसिक जिसको लेटर किसे कहते हैं, वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, टाइप सेंटेंस, सब आपको बताया जाएगा। ये लेवल देख के आपको घबराना नहीं है। इससे पहले भी आपको 20-30 क्लास चलेगा, जिसमें आपको सारा का सारा बेसिक आपको क्लियर कर देंगे, ठीक ना। और हमारा ये मतलब यहाँ से ये है कि आपको मतलब कि इस चैनल पे ना जितना भी आपको प्रैक्टिस सेशन सब यहाँ पे धीरे धीरे आते रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमने टेंस का डिफिनेशन दे दिया, लेकिन टेंस को आगे बढ़ाने के लिए हमने आपको कहा था कि टेंस को आगे समझने के लिए हमने कहा टेंस क्या है, तो टाइम प्लस एक्शन के जोड़ को ही हम लोग टेंस कहते हैं। टाइम प्लस एक्शन के जोड़ को ही हम लोग टेंस कहते हैं। और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ना मतलब कि टेंस को और डिटेल और अच्छा से समझने के लिए हमको थोड़ा सा वर्ब का जानकारी लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हम लेंगे, ठीक ना। हम कहें तो थोड़ा सा आपको जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से क्लियर करते चले जाइएगा। हमने कहा थोड़ा सा देखिए, अगर वर्ब बात करें तो एक लैटिन भाषा का जो है वर्ड है। वर्ब जो है एक लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका इंग्लिश में जिसका मतलब होता है, इंग्लिश में इसी का मतलब होता है, जानते हैं, इसी का इंग्लिश में मतलब होता है एक्शन। और इसी का हिंदी में जो मतलब होता है, क्या होता है, हिंदी में इसी का मतलब होता है काम या क्रिया। यानी कि वर्ब यानी कि वर्ब जो होता है, वर्ब एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है एक्शन, और इसी को हिंदी में मतलब क्या कहते हैं हम लोग, काम या क्रिया कहते हैं। वर्ब कहते हैं किसको? डिफिनेशन अगर आपको जानना है तो वर्ब क्या होता है, तो वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन। वर्ब जो होता है किसी एक्शन और पोजीशन को दिखाता इन सेंटेंस, यानी कि इन सेंटेंस वाक्य में, और हमने ऑप्शन यानी कि इन सेंटेंस में जो होता है ना, सब्जेक्ट का जो मतलब इस सब्जेक्ट का कहिए कि जो एक्शन और पोजीशन होता है सेंटेंस में, उसी को वर्ब कहते हैं। हम वर्ब को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, हम वर्ब के बारे में थोड़ा वर्ब को अलग कैटेगरी करके बांटा गया है। यदि अगर बात करें ना तो वर्ब को हम देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको थोड़ा समझिए। हम कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि यदि वर्ब को हमने आपको वर्ब किसे कहते हैं तो सीधा सीधा समझ लो, एक्शन को, जो एक्शन और स्टेट का मतलब होता है जो एक्शन यानी काम को दिखाए और जो अवस्था को दिखाए, यानी किसके काम और किसके अवस्था। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के एक्शन और जो स्टेट होता है। शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, लेकिन जब आगे हम वर्ब का टॉपिक स्पेशल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जिक्र होगा, लेकिन यहाँ पे हमको टेंस पढ़ने के लिए भी थोड़ा वर्ब का नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए। उसी नॉलेज पे बात करने के लिए थोड़ा सा बात छेड़ रहे हैं।
तो हमने कहा सेंटेंस में यदि जो सब्जेक्ट रहे उस सब्जेक्ट के जो एक्शन और स्टेट को जो दिखाएगा, यानी कि जो उसके काम और अवस्था को दिखाएगा, उसी को बेसिकली हम लोग वर्ब कहते हैं। अब बात आगे क्या जानने वाली है बाबू, तो बात आगे जानने वाला हमको ये है कि वर्ब, हमने वर्ब आपको सिखा दिया, समझा दिया, ठीक। वर्ब को कई भागों में अलग अलग तरीके से बांटा गया है। पहला वर्ब को बांटा गया है स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे जो वर्ब बांटा गया है दो प्रकार का, एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, जो नंबर और टेंस के अनुसार अपने रूप को चेंज कर लेते हैं उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक। हाँ सर, नॉन फाइनाइट किसे कहेंगे, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होते हैं जो नंबर और टेंस के अनुसार अपने रूप को चेंज नहीं करते उसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये एक पूरा स्पेशल टॉपिक ही होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमको तीन पढ़ना होता है, जिरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। जिरंड पढ़िएगा, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल तीनों अलग से पढ़ना होता है, ठीक। अब वर्ब को हमने कहा कि स्ट्रक्चर के आधार पर दो वर्ग में, और वर्ब को एक और वर्ग में बांटा गया है, कैसे, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पे। ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पर वर्ब को दो वर्ग में बांटा गया, एक बांटा गया ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। यानी कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं ऑब्जेक्ट है तो समझ जाइए कि इंट्रांजिटिव है, ठीक ना। हम इसको अब ज्यादा नहीं ले रहे हैं, समझाने रहे कि आगे इसको मिलेगा, ठीक। आगे आपको स्पेशल वर्ब जब टॉपिक पढ़िएगा तो उस वर्ब वाले टॉपिक में आपको ये सारा बात दिखेगा। हाँ सर, और कैसे किसी तरह से वर्ब को बांटा गया है। हाँ, अगर बात करें तो वर्ब जो है, अगर इस वर्ब को कहा जाए, देखा जाए, समझा जाए तो अगर यूज के आधार पे कैसे बांटा गया है, यूज के आधार पे। यूज के आधार पे यानी कहा जाए तो प्रयोग के आधार पे। वर्ब को यदि प्रयोग के आधार पे बांटा जाए, वर्ब को यदि प्रयोग के आधार पे बांटा जाए तो जो वर्ब बढ़ता है दो भाग में बढ़ता है। कितने भाग में, दो। वर्ब को अगर देखा जाए तो हमने कहा वर्ब जो है यूज के आधार पे दो भाग में बढ़ता है। एक को जो बोलते हैं बचवा, एक को जो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, और एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमने कहा वर्ब, हमने कहा अलग अलग आधार पे वर्ब जो बांटा गया है। हमने सबसे पहले कहा वर्ब जो बांटा गया सबसे पहले कैसे बांटा गया है, तो वर्ब जो बांटा गया है सबसे पहले जो बांटा गया है, वर्ब जो सबसे पहले बांटा गया स्ट्रक्चर के आधार पे। फिर जो वर्ब को बांटा गया किसके आधार पे बांटा गया बोल दीजिए, तो फिर वर्ब को बांटा गया, फिर वर्ब को किस तरह से बांटा गया, ऑब्जेक्ट की उपस्थिति के आधार पे। और फिर जो है वर्ब को, और फिर जो है वर्ब को, और फिर जो है वर्ब को बांटा गया यूज के आधार पे। यूज के आधार पे दो वर्गों में बांटता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। आप शायद नाम सुने होंगे, कोई कोई इसका और भी नाम बोलता है। देखिए, तो जो मेन वर्ब होता है ना, मेन जो वर्ब होता है, मेन वर्ब थोड़ा समझने का आपको प्रयास करें। मेन जो वर्ब है, मेन वर्ब का दूसरा नाम और भी, जिसे आप लोग अपने घर में हो तो आपके घर में आपका मेन नाम तो ठीक है, लेकिन आपको एक गांव देहात में सब मतलब गांव देहात में कहीं एक लड़का का नाम होगा, जो भी उसका नाम होगा उसके बदले में उसका जरूर एक दो नाम होगा, चिढ़ाने वाला, मजाक करने वाला। उसी तरह से मेन वर्ब को और हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब भी कहते हैं बाबू, एक्शन वर्ब। इसी को आप कह सकते हो एक्शन के साथ डूइंग वर्ब भी कह सकते हो, डूइंग। या इसी को एक और नाम से बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब। तो इसका इतना नाम है, आपको ध्यान रखना है कि जो यूज के आधार पे वर्ब दो वर्ग में बढ़ता है। इसी को कहिए मेन वर्ब, 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 इसी को कहिए एक्शन वर्ब, इसी को डूइंग वर्ब, चाहे प्रिंसिपल वर्ब। यही वर्ब के हमारे प्रकार है, ठीक ना। तो या क्या सर इसका भी कोई अलग अलग नाम है, हाँ है बाबू। एक हमने कहा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और एक इसका नाम, इसी का नाम एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, इसी का नाम एक्सिलरी कहिए। अच्छा, एक नाम असिस्टेंट वर्ब, इसको भी कहते हैं असिस्टेंट वर्ब, असिस्टेंट वर्ब भी इसको कहते हैं। यानी कि वर्ब जो है आगे चलकर हमने यूज के आधार पे दो वर्गों में बटा, वर्ब आगे चलकर यूज के आधार पे दो वर्गों में बटा। एक का नाम हमने कहा मेन वर्ब और एक का नाम हमने कहा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का क्या सर और कोई नाम है, हाँ है। मेन वर्ब का जो पहले मेन वर्ब कहिए, चाहे एक्शन वर्ब कहिए, चाहे डूइंग वर्ब कहिए, चाहे प्रिंसिपल वर्ब कहिए, बतिया इज द एक ही बात है। हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब कहिए, चाहे एक्सिलरी वर्ब कहिए, चाहे असिस्टेंट वर्ब कहिए, हाँ इसका मतलब क्या, इस तीनों का मतलब एक ही है। इन्हें क्या, हाँ कभी कभी इसको लिंकिंग वर्ब भी बोल दिया जाता है, लिंक करता है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। क्या सर और इसके बारे में कुछ जानना है, हाँ बाबू जानना है। थोड़ा देखिए इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं, इसके फैक्ट्स
फैक्ट्स के बारे में, इसी को यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे समझाने का हम प्रयास करेंगे। फैक्ट्स, अब जिसको लिखना होगा अपना रोक के वीडियो पॉज करके लिख लेगा, ठीक ना। इसके फैक्ट्स के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं और इसको आप समझना होगा, बड़ी आपको मतलब कि एकदम जो है आप ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको ज्यादा हमको लग रहा है कि समझ में आएगा, ठीक ना। फैक्ट्स समझ क्या है? फैक्ट्स का मतलब होता है गुण। इसके फैक्ट्स समझेंगे। इसमें फैक्ट्स क्या, मेन वर्ब जो क्या होता है, मेन वर्ब यानी कि मेन वर्ब क्या होता है, पहले बात कहें कि डिनोट्स, डिनोट्स मेन एक्शन, मेन एक्शन या स्टेट, या जो दिखाता है मेन एक्शन को दिखाता है, डिनोट्स मेन, यानी सेंटेंस में जो मेन वर्ब जो होगा या मेन जो वर्ब होगा या जो मेन वर्ब होगा या मेन एक्शन को दिखाएगा, स्टेट को दिखाएगा, यानी कि मेन एक्शन यानी मेन काम को दिखाएगा या किसी मेन स्टेट मत अवस्था या किसी मेन स्टेट एक्शन को दिखाएगा या मेन स्टेट को दिखाएगा। अब मेन जैसे फिल्म होता है ना भाई, फिल्म में कहीं मेन वर्ब का नाम रखा गया, तो किसी भी सेंटेंस में से कोई फिल्म का मेन जो हीरो होता है यानी कि उसके बिना फिल्म अधूरा है। उसी तरह से अगर सेंटेंस है, इस सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं है तो कौन उस काम का सेंटेंस है नहीं, सेंटेंस फिर बन ही नहीं पाएगा। जिस तरह से फिल्म में हीरो हीरोइन जरूरी है, उसी प्रकार से सेंटेंस में इसका भी होना जरूरी है। और ये हमेशा जो आएगा तो किसको दिखाएगा, मेन एक्शन या स्टेट को। जो आपको दूसरा बात बताया इसको भी लिख देते हैं, यह जो होगा ऑलवेज, ऑलवेज comes in sentence, always comes in sentence, always comes in sentence का मतलब ये हमेशा सेंटेंस में आता है, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। क्यों आएगा, हम कह ही रहे हैं कि फिल्म जैसे अधूरा है हीरो और हीरोइन के बिना, उसी प्रकार से सेंटेंस भी अधूरा है इस मेन वर्ब के अलावा, ठीक है। अगर मेन वर्ब अगर नहीं आता है सेंटेंस में तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बाबू, इस बात को ध्यान रख के चलिएगा, ठीक ना। तीसरा क्या है, तीसरा बात करते हैं इसमें फैक्ट्स और क्या है, हमने कहा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करें तो हमने कहा कि जो हेल्पिंग वर्ब जो है और जो मेन वर्ब है, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और तीसरा क्या, हम इसकी संख्या की बात, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या बाबू जो होती है अनंत का होती है, और अनंत होती है, इसकी संख्या जो होती है अनंत का होती है, अनंत। इसके बारे में तीन बात आपको ध्यान रखना है। पहला बात बताएं कि कभी भी इस सेंटेंस में आएगा मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब। सर कैसे जानेंगे कौन मेन वर्ब है बाबू, आपको दिख जाएगा सेंटेंस। अब मेन वर्ब कैसे, जिससे जो मेन एक्शन को दिखाएगा, जिसे अब सीधा समझ लो कि वर्ब जिसमें खाना उठना बैठना चलना दौड़ना उठना मतलब रोना हंसना जिसके लास्ट में ना आए उसको वर्ब की श्रेणी में रखा गया है। अभी नहीं कुछ में कर देना नाना, वो तो वर्ब है, भाई नाना नहीं होगा उसमें, मतलब इन्हें अपने से कुछ आप कुछ भी बोल दो, ठीक ना। मतलब ऐसे कोई लड़का क्वेश्चन क्रिएट कर देता है इसलिए आपको, यानी कि जिसके लास्ट में ना आए और एक्शन का बात हो उसी को, यानी कि नाना नानी मामा मामी से नहीं करना, ठीक। चलिए, तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो डिनोट्स करेगा मेन एक्शन को या स्टेट को दिखाएगा, और ऑलवेज कम इन सेंटेंस, ये हमेशा सेंटेंस में आएगा, बिना इसके सेंटेंस संभव नहीं है, बिना इसके मेन वर्ब के सेंटेंस कोई बन ही नहीं सकता। और तीसरी बात क्या है हम आपको बताना चाह रहे हैं, इसकी संख्या अनंत है। मेन वर्ब जो होता है इसकी संख्या अनंत, खाना उठना बैठना दौड़ना चलना जो भी आप कर रहे हो वो मेन वर्ब की संख्या जो होती है अनंत होती है। सर इसमें फैक्ट्स कुछ है क्या, इसका फैक्ट्स बताइए, हम लोग जानना चाह रहे हैं इसमें। देखिए ये जो क्या करता है, पहला इसमें बात ध्यान रखना है, ये जो होता है ना हेल्प, ये हेल्प करता है, हेल्प द मेन वर्ब, हेल्प द मेन वर्ब, ये जो है ये हेल्प द मेन वर्ब, यह मेन वर्ब की सहायता करता है। यह जो हेल्पिंग जो वर्ब, इसका नाम है हेल्पिंग वर्ब। काहे रखा गया हेल्पिंग वर्ब, क्यों हेल्पिंग वर्ब इसका रखा गया नाम, क्योंकि यह जो आता है जब भी सेंटेंस में, तो यह कभी भी सेंटेंस में आएगा या कभी भी सेंटेंस में आएगा तो यह मेन वर्ब की सहायता करेगा, मेन वर्ब को हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प का मतलब सहायता करना। दूसरा इसका फैक्ट्स क्या है, दूसरा इसका फैक्ट्स क्या है, ये जो कभी भी आएगा, हमने कहा कि ये सेंटेंस में कभी भी आएगा, यानी कि हमें एक अब इस तरह से ये कभी भी आएगा, तो मैं हमने कहा ये दूसरा का फैक्ट्स इसका, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सेंटेंस, प्रेजेंट इन सेंटेंस। देखो भाई एक और ही बात हम आपको बता रहे हैं, हम लिख के पढ़ाते हैं ताकि लड़कों को फील आए, नहीं तो हमको भी पीडीएफ बना के लेके आता है घर से टने, ठीक ना, जल्दी ऐसे भागा के निकल जाएंगे, ठीक। लिख के पढ़ाने पे आपको लगेगा कि हाँ मास्टर आप हमारे साथ कनेक्ट हो पाइएगा, आप कनेक्टिविटी बना रहेगा। लेकिन पीडीएफ लेके आ जाए चलो ये ना कोई कर लेगा, ठीक।
हमने कहा कि मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन सेंटेंस, यानी कि इसका मतलब क्या है, मे जो दिखाता है पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मे और मे नॉट बी यानी कि यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब प्रेजेंट का मतलब उपस्थित इन सेंटेंस का वाक्य में। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो एक्सिलरी वर्ब है, जो असिस्टेंट वर्ब है, यह सेंटेंस में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मेन हीरो रहेगा, मेन वर्ब के बिना सेंटेंस संभव नहीं है, मेन वर्ब सेंटेंस में होगा ही होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हो भी सकता है और सेंटेंस में नहीं भी हो सकता। तो सॉरी, हेल्पिंग वर्ब कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब इज आर एंड वाज वेयर हैज हैव शैल विल का नाम सुने हो, वही होता है हेल्पिंग वर्ब। उसको सुन के बाद ज्यादा वर्णन मत होते, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं इज आर एंड वाज वेयर, जितने सारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक ना। सर इसकी संख्या की बात कर दिए तो कितनी, इसकी संख्या कितनी है? तो इसकी जो संख्या है मेन हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या, इसकी संख्या की बात करें, इसकी संख्या जो होती कितनी होती है? इसकी संख्या जो होती है, बाबू, इसकी संख्या होती है 24। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है? 24। कहिए सर आप तो टेंस पढ़ा रहे थे, टेंस से आप छोड़ के भर में आ गए। हाँ जरूर, थोड़ा सा बस इस टॉपिक को आपको बताने के लिए, आपको मतलब टेंस को और बढ़िया समझने और समझाने के लिए हमको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमने इसकी संख्या कितनी होती है? 24। कितनी होती है बाबू? 24। कितनी होती है? 24। तो हमने आपको भी क्या बताया? हमने आपको बताया कि अगर वर्ब को, यदि अगर आप वर्ब को यूज के आधार पर, किसके आधार पर? यूज के आधार पर आप बांटते हो, तो जो वर्ब है दो वर्ग में बांटता है। एक का नाम मेन वर्ब कहिए, इसी को कह सकते हैं एक्शन वर्ब, इसी को कहते हैं डूइंग वर्ब, इसी को प्रिंसिपल वर्ब। कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। हाँ अगर आप कहो तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब ये, इसी को एक्सिलरी वर्ब, इसी को आप असिस्टेंट वर्ब कहते हैं। असिस्टेंट वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि हमेशा ये मेन वर्ब का सहायता करता है, गार्ड जैसे पीछे पीछे रहता है, ठीक ना। असिस्टेंट वर्ब मतलब रहेगा, असिस्टेंट इसका इसीलिए नाम रखा गया क्योंकि कभी यह आएगा तो हेल्प करेगा किसका? मेन वर्ब। मेन वर्ब का गार्ड टाइप रहता है, हमेशा पीछे पीछे उसके चलता है, इसीलिए इसको असिस्टेंट कहा गया, ठीक ना। देखिए नहीं कहता है वो असिस्टेंट है, वो काम दिया तो बोला जाता है, ठीक। कहने का मेरा मतलब है कि देखिए यहाँ पे इस चीजों को हम आपको समझा रहे हैं, ठीक। इस चीजों को आपको समझना चाहिए, ठीक ना। हमने आपको ये बात जो बताया उसको आपको समझिए और आप इसको दिमाग में समझने वाली और मतलब कि सोचने वाली बात है, नहीं कि बस आपको खाली हवा में चीजों को समझना है, ठीक ना। आप समझिए इसको, ठीक। ये शायद आपको समझ गए होंगे, ठीक। इसमें किसी को नोट कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। आगे बात करना है हमको थोड़ा सा। अभी हमने आपको कहा कि अगर वर्ब को यूज के आधार पर बांटा है तो वर्ब दो वर्गों में बांटता है। कितने वर्गों में? दो। एक का नाम कहिए हेल्पिंग वर्ब, एक का नाम कहिए मेन वर्ब। अगर उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर ले लें, वही जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब कहिए, वही हेल्पिंग वर्ब का अगर बात करें तो जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब जो आगे चलकर ये भी दो भाग में बढ़ता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, आगे चलकर ये भी दो भाग में बढ़ता है। हेल्पिंग वर्ब कहिए, ये आगे चलकर ये भी दो भाग में बढ़ता है। एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एक होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग जो वर्ब होता है, प्राइमरी जो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे चलकर दो भाग में बढ़ता है। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है? तो बी, डू और हैव। ध्यान रखिएगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या होती है 3। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसकी संख्या होती है 3। प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसकी संख्या होती है 3, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और जो मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी संख्या होती है 13। कितनी होती है? 13। अभी आपको पीछे हम क्या बता के रहे? अभी आपको पीछे बता के रहे बाबू ध्यान दो, हमने अभी आपको बताया कि जो मेन वर्ब की संख्या अनंत होती है और हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, ठीक। 24 होती है, आपके सामने हमने दिखाया नहीं 24 कौन कौन है, तो हो सकता है आपको ये बात पचे ना कि 24 नहीं होती है, हो सकता है सर 23 होता है, हो सकता है सर नहीं होता है। तो इसको प्रूव करते हैं और आपको समझाते हैं। हमने कहा और टेंस में एक बात, अगर आप टेंस पढ़ना चाह रहे हो और समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तो टेंस में यही 3 वर्ब का यूज होता है। इसके अलावा दुनिया में कभी आप टेंस अगर पढ़ रहे हो तो इसके अलावा आप कभी भी इसके अलावा कोई वर्ब ही नहीं यूज कर पाओगे टेंस में। यही टेंस में यही 3 वर्ब यूज होते हैं, ठीक ना। एक बी और डू और हैव। और कहिए सर इसमें क्या है? इसको ध्यान रखना है कि ये जो है ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की खूबी है कि ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देगा और मेन वर्ब का भी काम कर देगा।
यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देगा, मेन वर्ब का भी काम कर देगा। अगर हेल्प यानी कि ये दोनों का काम कर देगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देगा और मेन वर्ब का काम कर देगा। अगर मतलब कि ये कभी अकेले कहिएगा तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर देगा और ये मेन वर्ब का भी काम कर देगा। अगर अगर मेन वर्ब ना हो, यदि मेन वर्ब ना हो तो यह जो होता है यह अगर सेंटेंस में अगर मेन वर्ब नहीं देखो ऐसे तो बिना सेंटेंस में बिना कोई भी सेंटेंस है बिना मेन वर्ब के संभव ही नहीं है। तो इस सेंटेंस में ऐसा ये जो वर्ब होते हैं इस वर्ब में ऐसा क्वालिटी होता है, यह जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम एक ही साथ भी कर सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो बी, डू और हैव इसको स्पेशल हम देखने वाले, स्पेशल इसी तक पहुंचाने के लिए हमको वर्ब आपको बताना पड़ा। डायरेक्टली लिख देते तो हो सकता है आपको गड़बड़ आ जाता है, ठीक ना। इसीलिए मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो बच्चा 13 होती है। कितना होता है, 13। कौन कौन होता है सर लिख दीजिए, हम भूल रहे हैं। तो हमने कहा कैन होता है, कुड होता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज टू, आउट टू, नीड नॉट और होता है डेयर नॉट और अंतिम होता है मस्ट। अंतिम क्या होता है, मस्ट। तो मॉडल वर्ब की जो संख्या गिन सकते हैं आप लोग बचवा, मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है, 13। कितनी होती है, 13। हमने कहा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, यूज्ड टू, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, अंतिम मस्ट। बोलिए हमारे साथ, कैन, could, may, might, shall, will, should, would, used to, out to, need not, dare not, अंतिम must। तो मॉडल वर्ब की जो संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और कहिएगा सर ये तो जो प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और मेन वर्ब ये साथ ही साथ दोनों का भी काम कर देता है, लेकिन ये जो मॉडल वर्ब का है, मॉडल वर्ब ऑलवेज मतलब हमेशा, ये हमेशा जो काम करेगा किसका काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब। किसका काम करेगा सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब। जो मॉडल जो वर्ब है सेंटेंस में यदि काम करेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। अच्छा, यानी कि 13 को तो यही आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया। हमने कहा ना कि देखो, हमने आपको पीछे कहा कि देखो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, 24 में तो 13 जो यही हो गया कि जो केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, ठीक। 13 और बचा आपको कौन बचा, और कितना बचा, 10 नहीं 10, हाँ कितना बचा, सॉरी 24 होता था ना, यानी कि आपको यहाँ से 11 और बच गया। तो इसको हम लोग देखते हैं कि कौन कौन है, ठीक। यानी कि हम आपको दिखाते हैं, ठीक, 11 कौन कौन है, ठीक। यहाँ पे जो हमने आपको बताया कौन बताया, पीछे देखिए यहाँ पे, सॉरी पीछे है, ऊपर है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यानी कि आपको जो बताया हमने आपको अभी बताया था हमने कि आपको जो हाँ यहाँ पे जो अभी भी डूअर है बताया, यानी कि 13 यहाँ पे है। अब बात करते हैं ना जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इस पे बात करते हैं। हमने अभी आपको बताया प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब है ये सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर देगा, मेन वर्ब का भी काम कर देगा, और अगर कुछ न हुआ तो ये दोनों का भी एक ही साथ काम कर देगा। इस बात को गठिया के रखिएगा। हाँ, जो मॉडल जो वर्ब है, मॉडल वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। और ये भी याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर सदा अगर कहा जाए तो लगेगा V1, क्या लगेगा, V1, यानी कि इसको V1 मत कहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखना है कि मॉडल वर्ब के बाद अगर आपको लगाना हो तो हमेशा बेस फॉर्म यानी कि V1 लगाने की जरूरत है। इसका 13 हेल्पिंग वर्ब आपको गिना दिए हैं, 11 और बच्चा है। पीछे कहे कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है, प्रूव करना इस बात को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम आपको बताना चाहते हैं, हमने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की संख्या 3 बताया। कितना बताया, 3। और 3 में हमने कहा कि एक होता है, हमने कहा बी होता है, बी। और देखो बी वाले जो वर्ब है, इस बी वाले जो वर्ब का नाम जो होता है जानते हैं, इस 3 वाले पर बात करें, यही टेंस में होता है हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब इसको बोलते हैं। हैपनिंग मतलब होना, किसी चीज को होने को दिखाते हैं, होना। जैसे मतलब कि आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, यू आर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो ना। कोई चीज होने को, हैपनिंग मतलब होता है होने को दिखाता है। और याद रखिए कि ये अपने आप में देखो सब कुछ यह कहता है कि वर्ब का कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म होते हैं। देखिए V1, V2, V3, V4, V5 कह सकते हो, जनरली हम कह सकते हैं, लेकिन हमने बताया कि V1, V2 नहीं बोलना है। लेकिन आपको फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकेंड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्ब, फोर्थ फॉर्म वर्ब और फिफ्थ फॉर्म वर्ब बोलना है। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो V1 से भी पहले
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी पहले एक फॉर्म होता है जिसका नाम होता है बेस फॉर्म। क्या होता है? बेस फॉर्म। तो बी जो होता है ना, बी जो अपने आप में याद रखिएगा, सबसे पहले अगर कहा जाता है ये बेस फॉर्म होता है दुनिया में, बेस फॉर्म, ये सबसे पहले आप ध्यान रखना है। हमने कहा कि वर्ब यानी कि हमने कहा क्या कि V1 से भी पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से भी पहले एक फॉर्म होती है जिसका नाम होता है बेस फॉर्म। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। इसी का अगर V1 का बात किया जाए बाबू, तो इसी का V1 जो होता है M और R होता है, M और R। V2 जो होता है वाज और वेयर होता है, वाज और वेयर। V3 जो होता है बाबू बीन होता है, V3 जो होता है बीन होता है। V4 जो होता है बीम होता है। और V5 आपकी भाषा में हम लिख रहे हैं, V5 जो होता है इज होता है, याद रखिएगा। हमने कहा बी अपने आप में बेस फॉर्म है, बी अपने आप में बेस फॉर्म है। हमने कहा दुनिया में एक बात और रखना कि दुनिया में जितने भी वर्ब हैं सबका V1 और बेस फॉर्म बराबर होता है। गो अपने आप में बेस फॉर्म गो का वो ही होता है और V1 भी वो ही होता है। लेकिन एक ही ऐसा हरामी है जिसका बेस फॉर्म भी अलग और V1 भी अलग। इसका बेस फॉर्म भी होता है लेकिन V1 अलग होता है, M और R होता है। लेकिन जितने सारे वर्ब हैं इसके अलावे सबका बेस फॉर्म और V1 बराबर होता है। ठीक, हमने कहा आपको तीन जो वर्ब है टेंस में यूज होते हैं। एक बी हमने हैपनिंग वर्ब कहा, एक होता है तो हैव, होता है हैव। तो हैव यहाँ पे समझा देते हैं आपको। हैव जो होता है इसको कहते हैं पोजीशन वाला वर्ब। पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन कहने का मतलब जानते हो क्या? पोजीशन का होता है अधिकार, का होता है अधिकार। पोजीशन का होता है अधिकार, ये अधिकार वाला वर्ब है, अधिकार दिखाएगा। तो ये देखिए इसका जो बेस फॉर्म जो होता है ना, बेस फॉर्म जो होता है, इसका बेस फॉर्म जो होता है भी होता है। इसका जो बेस फॉर्म जो होता है हैवी होता है। इसका V1 क्या होगा? हैव, अपने आप में बेस फॉर्म होता है। इसका V1 का होता है हैव होता है, V1 का होता है हैव। हम अभी बोला पीछे कि दुनिया में जितने सारे वर्ब हैं सबका बेस फॉर्म और V1 बराबर होता है, लेकिन खाली बी को छोड़कर इसका बेस फॉर्म अलग और V1 अलग। लेकिन हैव का बेस फॉर्म भी V1 हैवी होता है, V1 और V1 भी हैवी होता है। V2 का होता है बाबू तो हैड, V3 का होता है हो तो हैड ही होता है, V4 का होता है तो हैविंग होता है, याद रखिएगा हैविंग होता है। और V5 का होता है तो हैज होता है, V5 का होता है तो हैज होता है। क्या होता है? हैज होता है। ठीक, हाँ। अपने एक और हमने आपको अभी वर्ब बताया इसको कहते हैं, हमने कहा आपको एक और वर्ब का हमने नाम रखा था आपके सामने, इसको बोलते हैं डू। हमने कहा था डू, तो डू को क्या बोला जाता है? एक्शन वर्ब। एक्शन, एक्शन, एक्शन को दिखाता है, काम को दिखाता है। तो डू भी अपने आप में है, डू जो होता है, डू जो होता है ये भी अपने आप में बेस फॉर्म है बाबू, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है। और इसका V1 भी होता है डू। हमने कहा ना कि दुनिया में जितने सारे वर्ब है सबका बेस फॉर्म V1 बराबर, लेकिन एक ही खच्चड़ है जिसका V1 अलग है और बेस फॉर्म भी अलग है। तो डू अपने आप में V1 है, बेस फॉर्म भी है, डू उसका V1 भी होता है। V2 का होता है बच्चों डिड होता है, क्या होता है? डिड। और V3 का होता है डन होता है। V4 का होता है डूइंग होता है। और V5 का होता है डज होता है। क्या होता है? डज होता है। तो जो आपके सामने यही टेंस में तीन जो है होने वाली यूज होने वाली वर्ब है और इसमें ही का यूज किया जाता है। ठीक ना? थोड़ा देखिए, आपको पढ़ाई ऐसा 10th और 11th मतलब कि 11th में करना है कि ऐसा नहीं कि आप 11th 12th पास करके और उस नॉलेज का कोई मतलब न रहे। आप इंग्लिश पढ़िए तो सदा के लिए आपको छुट्टी हो जाए। ग्रामर के लिए कोई कंसेप्ट आपको मतलब कि प्रॉब्लम समस्या ना आए, उस लेवल से हम बात आपको कर रही नहीं कि कई बतिया को 10 बार पढ़ रहे ताहती है उसके आगे कुछ बढ़िए नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं हिलेगा। और आपको लग रहा है कि नहीं 10th में पढ़ते हैं जिस इंदिरा क्रिया के ताहती है चुका है चुकी, अगर आप जानते हो तो हो सकता है कि आप बना दें, तो आपसे क्वेश्चन बनने का बड़ा कम उम्मीद है। ठीक है ना? तो इस बात को आपको भूलना पड़ेगा और इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आना पड़ेगा। ठीक, और मेहनत भी भाई करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इस चीजों को समझने के लिए ये सब थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको घर पे स्टडी भी करना पड़ेगा। ठीक ना? चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने आपके सामने अभी पीछे कहा कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। कितना होता है? 24। 24 में तो 13 को मिल गया है मॉडल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है। 13 गिन लीजिए हेल्पिंग वर्ब। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 दूना के 12 1 मस्ट 13, तो 13 तो हो गया। अब और बचा 11। देखिए तो इसमें कौन कौन सा है और हमको बताना आपको कौन कौन सा जो हेल्पिंग वर्ब। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो वाला वर्ब ये पार्ट देख रही है, और यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5, इसमें ये जो बी वाला है इस बी में जानते हैं ये 5 जो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और ये बाकी मेन वर्ब का काम करता है। जो बी अपने आप में हैपनिंग वर्ब होता है इसमें एम और आर, वाज और वेयर,
और इज, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है और ये जो होता है मेन वर्ब होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें भी हेल्पिंग और मेन वर्ब होता है। और जो है इसमें क्या होता है आपका V1 V2 और ये आपका क्या होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। इसमें उसमें ऊपर निकला 5, इसमें निकला 3, इसमें डू डज और डिड, ये क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो जोड़ लीजिए भाई 5 और 3 8, 8 3 11, तो भैया 11 पिछवा था 13 मॉडल वर्ब, तो 11 13 24 नहीं भइल हो बाबू। तो भाई ना एक मॉडल वर्ब की संख्या कितनी होती है 13, और उसका भी ऊपर निकाले यहाँ से कितना हेल्पिंग वर्ब है 11, 11 प्लस 13 24। हमका झूठ बोले थे कहा कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 होती है। दैट इज प्रूफ, यह प्रूफ है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या याद रखना है कि 24 ही हेल्पिंग वर्ब टेंस में इधर उधर फांती कुर्ती है, जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई ऐसा मॉडल मतलब कि कोई ऐसा हेल्पिंग वर्ब नहीं है जो आपको आएगी और आपको डिस्टर्ब करेगी। यही हेल्पिंग वर्ब जो होती है 24, और यही 24 को आपको ध्यान से देखना है, समझना है। हाँ, अब जो हमारा काम है यहाँ से हो गया वर्ब का समाप्त। सर कहिए कि बताए कहाँ लिए हैं, बताए इसलिए हैं, देखो बाबू अभी आपको पीछे का बताएं, हम आपको पीछे समझा क्या है हमारे भैया जी, हमने आपको बताया कि टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन को क्या कहते हैं टेंस, टाइम प्लस एक्शन को क्या कहते हैं टेंस कहते हैं। टाइम जो प्लस एक्शन होता है उसी को टेंस कहते हैं। टाइम बेसिकली हमने कहा 3, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, टाइम 3 है। एक्शन कितना है 4, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो टाइम प्लस एक्शन को, टाइम प्लस एक्शन को बाबू, टाइम प्लस एक्शन को अगर जोड़ रहे हैं तो बन रहा है टेंस, टाइम प्लस एक्शन को जोड़ रहे हैं बन रहा है टेंस, टाइम प्लस एक्शन को जोड़ रहे हैं बन रहा है टेंस। तो ध्यान रखना है कि टाइम प्लस एक्शन को ही जोड़ने से बनता है टेंस। तो टेंस क्या है टाइम प्लस एक्शन, ठीक ना। तो जो आपको बात बताएं उसको तो ध्यान समझिए। अब हम आपको टॉपिक डलवाते हैं टाइम एंड टेंस, हमने डिफिनेशन बता दिया पूरा, और वर्ब का बेसिक जो बात था आपको ये भी बता दी, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है कैसे होता है। मेन वर्ब में हमने आपको बताया कि बिना सेंटेंस में, मतलब कि कोई भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में बिना मेन वर्ब के, बिना जो मेन वर्ब के कभी भी सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। हेल्पिंग वर्ब रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेन वर्ब सेंटेंस में रहेगा ही रहेगा। चलिए अब आप हेडिंग डाल सकते हैं टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। हम आपको टेंस नहीं पढ़ा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस यानी टेंस का पहचान करना, टेंस का पहचान करना। टेंस अभी आपको नहीं पढ़ना, प्रेजेंट कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन अभी आप देखिएगा टेंस पहचान जाइएगा, आपके सामने जब देखेंगे तब टेंस पहचानिएगा। हमने कहा कि ही गोज टू मार्केट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि टेंस कहते हैं किसको, पीछे आइए, टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। और टेंस हमने बताया था टेंस जो होता है ये वर्ब भी होता है। तो आपको कभी भी सेंटेंस में टेंस पहचानना हो तो किसके पास जाना है, वर्ब के पास। किसके पास जाना है, वर्ब। पीछे सारा बात प्रूफ है, टेंस इक्वल टू वर्ब। अगर टेंस आपको पहचानना है तो वर्ब के पास जाना है। पीछे आइए, देखिए आइए यहाँ पे, तो वर्ब फोकस, इसमें वर्ब कौन है, सब्जेक्ट ये है, ही सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे मार्केट जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बस इसके लिए ऑब्जेक्ट इसको नहीं कहेंगे बल्कि ये एडवर्ब है, और वेयर का रिप्लाई जो होता है एडवर्ब होता है। कितना लोग को कहेंगे तब कहेंगे अरे ये गड़बड़ बता रहे, सभी गलती बता रहे, ये एडवर्ब है मार्केट यहाँ पे। वेयर के सामने कहा ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता है, देखो वाट और हुम का, देखो वाट और हुम, वाट और हुम का जो रिप्लाई होता है, वाट और हुम का जो भी रिप्लाई होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। वही ऑब्जेक्ट बेसिकली होता है जो नाउन और प्रोनाउन में बन सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे वह कहोगे वह जाता है, क्या जाता है, क्या का रिप्लाई नहीं है, वह किसको जाता है ये भी नहीं कर पाओगे। कहोगे वह कहाँ जाता है तो कहाँ का रिप्लाई क्या होगा, बाजार। तो यहाँ पे मार्केट जो है एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट इसको तो कहेंगे नहीं, लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रखना, आपको टेंस, आपको वर्ब पे फोकस करना है। तो वर्ब पे फोकस करना है, तो वर्ब यही आपका दिख रहा है वर्ब। अभी आपको ये भी नहीं पता चला कि कौन सा वर्ब है। देखो किसी में अगर V1 में यस दिखे या यस तो समझ लेना वर्ब का कौन सा होगा, पांचवा। कौन सा है, पांचवा। तो मेरे बाबूजी आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि हमने कहा क्या, ये V5 को देखो, टेंस क्या है, टाइम प्लस एक्शन। तो पहले टाइम पे जाओ, ये V5 है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इस आर्यमाजवर है नहीं है, खाली मेन वर्ब है। हमने कहा कि मेन वर्ब सेंटेंस में रहेगा ही रहेगा, भले हेल्पिंग वर्ब रहे चाहे मत रहे। तो आपको टेंस
इक्वल टू वर्ब। तो आपको मतलब ध्यान रखना है, केवल वर्ब पे फोकस करना है। किससे फोकस करना है? वर्ब पे। तो हमने कहा कि ही गोज टू मार्केट, वो बाजार जाता है। आपने इसमें वर्ब का कौन सा? हमने कहा पांचवा। इस पांचवें को देखकर आप शायद बोल पाएंगे, क्या बोलिएगा आप? इस पांचवें को देख के बोलिएगा, इस पांचवें को देख के बोलिएगा, कहिएगा सर ये जो ना आप सभी समझाए हैं पहले से कि V1 और V5, V1 और V5 फर्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में बताएं कि V1 और V5 जो होता है प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। आप कहिए कि नहीं बताया तो बताए, ये दिखाता है प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम को, ठीक। और टाइम तो हमने निकाल लिया, इससे टाइम तो हो गया, एक्शन, टाइम प्लस एक्शन। अच्छा तो इसमें एक्शन को ही तो यही दिखा रहा है ना, टाइम को ही दिखा रहा है। अच्छा हमने कहा तो V1 और V5 प्रेजेंट टाइम को भी दिखाता है और इंडेफिनिट प्रोसेस को भी दिखाता है। तो इसको इंडेफिनिट प्रोसेस को भी दिखाएगा, इंडेफिनिट प्रोसेस को भी दिखाएगा। तो टाइम प्लस एक्शन जोड़िए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टाइम प्लस एक्शन को जोड़ को कहते हैं टेंस, यानी कि टाइम। हमने कहा V5 को देखिएगा, प्रेजेंट टाइम, पर टाइम का काम हो गया। और V5 ही, V1 V5 ही, पहले टाइम पर जाइए। देखो हमको टेंस के लिए केवल वर्ब के पास जाना है, कहें कि टेंस इक्वल टू वर्ब। अब वर्ब एक में कहीं को है, कहीं को से जो भी काम करना होगा, यानी कि यहाँ प्रेजेंट टाइम और यहाँ पे इसको कहिएगा ये V5 जो होता है या V1 जो होता है इंडेफिनिट प्रोसेस को भी दिखाता है, इसको कहेंगे इंडेफिनिट। क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कहा सीता इज राइटिंग अ लेटर, सीता पत्र लिख रही है। आपके सामने डायरेक्ट हम अंग्रेजी कर रहे हैं, डायरेक्ट इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी सब चीज सीखिएगा धीरे धीरे। अभी कुछ नहीं, हम टेंस को पहचानना बताएं, टेंस का डिफिनेशन बताएं, टेंस को पहचानते कैसे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने कहा सीता इज राइटिंग लेटर। अच्छा सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले इसमें वर्ब कौन है? वर्ब तो दो है, टेंस इज इक्वल टू वर्ब। टेंस पहचानने के लिए वर्ब पा दिया, वर्ब दो है, एक है ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक, दो है। तो पहले ये इस पहले वाले पर वर्ब पे अटैक करिए। तो ये V5 है, कौन सा? अभी पीछे बताया बाबू, पीछे बता दिए हैं, V5 है। हमने कहा V5 किस टाइम को दिखाता है? प्रेजेंट टाइम। किस टाइम को दिखाएगा? प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, ठीक। और ये V4 देख के यानी कहिए क्या कहिएगा? सभी आपको बता दें, जल्दी बोलिए, हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए जल्दी से। V4 देख के क्या कहिएगा? कंटिन्यूअस। क्या कहिएगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, टाइम प्लस एक्शन को हमने कहा टेंस कहते हैं। टाइम प्लस जो एक्शन होता है, टाइम प्लस एक्शन को ही हम लोग टेंस कहते हैं। तो हमने प्रेजेंट लिया, देखो यहाँ पे हैज, ये हैव जो है, हैव को देख के बोलिएगा V5, और ये भी कहें कि हैव का जो V5 होता है हैज होता है। और V3 को देखिएगा परफेक्ट प्रोसेस, तो जोड़ा तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बधाई हो आपको, हमने बिना टेंस पढ़ाए आपको टेंस पहचाना सिखा दिया। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो बाबू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको है, आप समझने के लिए आप ले लो। इसे हमने कहा, देखो हमने कहा सीता विल प्ले क्रिकेट, सीता क्रिकेट खेलेगी, कोई दिक्कत नहीं, सीता क्रिकेट। अच्छा विल, हमने अभी पीछे फर्स्ट वीडियो में बताया था, सेकंड में, कि शैल और विल जहां भी दिखा तो आपको बोलना है प्रेजेंट, अरे सॉरी कौन सा टाइम? फ्यूचर टाइम बता चुके हैं। हमने कहा था, देखिए हमने कहा था ना कि नजर के सामने प्रेजेंट टाइम बीत गया तो पास्ट आने वाले टाइम फ्यूचर। हमने कहा था टाइम प्लस एक्शन को दिखाता है वर्ब, और वर्ब दिखाता हमने वर्ब फॉर्म की सहायता से। तो वर्ब अपने फॉर्म की सहायता से नहीं दिखा पाता है शैल और विल, इसीलिए फ्यूचर टाइम से आपको हमने मॉडल वर्ब से दो बोल लाते हैं फ्यूचर टाइम। तो इसको देखे जहां भी शैल विल लिखा फ्यूचर टाइम। और ये V5 है, सॉरी ये V1 है, क्या है V1? तो V1 हमने कहा, अब देखो टाइम का काम ही तो हो ही गया, V1 प्रेजेंट टाइम को भी दिखाता है, लेकिन अरे भाई टाइम तो ला ही ना दिए, टाइम तो कम हो गया, टाइम को मत फोकस, एक्शन को। तो V1 किसको दिखाता है? इंडेफिनिट को दिखाता है। तो इंडेफिनिट क्या बना? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये टाइम प्लस एक्शन के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंस। टाइम प्लस एक्शन के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंस। टाइम प्लस एक्शन अगर जुड़ रहा है तो टेंस का निर्माण हो रहा है, इस बात को ध्यान में समझ के चलिए। तो इतना अगर बात आप समझ पा रहे हो, और भी अगर आपको मन कर रहा है एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल लास्ट लेते हैं, समझिएगा। सीता हैज रीडिंग in this school since
1960 से, यानी कि सीता इस स्कूल में 2000 अरे सॉरी सीता इस स्कूल में 1960 से मतलब पढ़ रही है 1960 से। इसको ध्यान दें, हमने टेंस का मतलब ये होता है भर, हमको टेंस पहचाना है कि कौन सा टेंस, हमको नहीं पता है कि भैया कौन सा टेंस है। देखो भर पे जाओ, भर यहाँ पे यहीं पे है सीता, अच्छा सीता है सॉरी यहाँ पे सीता हैज बीन भूल गया, सीता हैज बीन होगा ना, एक मिनट सीता हैज बीन कर लेते हैं, क्या कि यहाँ पे सीता हैज बीन रीडिंग। देखिए तो यहाँ पे है, ये नहीं भर पे, ये तीसरा रूप है, मतलब कि भर पे यही भर्ब है। तो है को देख के बोलिए क्या बोलिएगा, बोलो प्रेजेंट टाइम। और बीन क्या है, ये भी तो भर्ब ही है ना, ये भी भर्ब है, ध्यान रखना है कि ये जो भर्ब है, इसको ये भर्ब का जानते हो कौन सा रूप है, देखो आप दिखा लेते हैं, दिखाई देते हैं बाबू, दिखा देते हैं आपको। अब देखिए ये जो बी का ना कौन सा रूप है, तीसरा, बी का कौन है तीसरा, और तीसरा रूप किसको दिखाता है, बोलिए, हाँ बोलिए कि तीसरा परफेक्ट प्रोसेस, इसको परफेक्ट प्रोसेस किसको दिखाता है, परफेक्ट प्रोसेस किसको दिखाता है, परफेक्ट प्रोसेस, ये दिखाएगा परफेक्ट प्रोसेस को, और ये दिखाएगा बिफोर है तो कंटिन्यूअस जोड़ दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिला। टाइम प्लस एक्शन को जोड़ने से किसका निर्माण, टेंस, किसका निर्माण, टेंस। तो इसको देख के बोलिएगा प्रेजेंट, इसको देख के बोलिएगा प्रेजेंट, इसको देख के बोलिएगा प्रेजेंट, V3 को देख के बोलिएगा परफेक्ट, और इसको कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि टाइम प्लस एक्शन के जोड़ को ही हम लोग टेंस कहते हैं। ये बात हमने प्रूफ कर दिया और लॉजिकल तरीके से प्रूफ किया, ठीक ना। और बाकी हम लोग ना अब आगे का जो क्लास है, आप कल से टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते किसको है, क्या होता है, एक्चुअल में उसका रियल मतलब क्या होता है, ताहती शॉर्टकट बीच वाला भाग आप पढ़ते हो केवल, ठीक ना। उसका रियल मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। आज भर के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा है इसको आपको मतलब कि आपको बताना है, और आपको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़िए, और धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम समस्या हम लोग धीरे धीरे सॉर्ट आउट कर लेंगे इसको, साउंड प्रॉब्लम चाहे जो भी। लेकिन आप अगर इसको अपना जो है बढ़िया से स्टडी करते तो उसमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। एक अच्छे लेवल आपको मेंटेन करके हम लोग चल रहे हैं, ठीक। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लड़कों में जरूर शेयर करें, क्योंकि अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चाहे आप 11th से 12th में जा रहे हैं, चाहे आप 10 से IEC के मतलब पढ़ने वाले अगर स्टूडेंट हैं, आर्ट हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई सा भी आपका स्ट्रीम हो, तो ये जो है आपका जो चैनल जो है हमारा ब्राइट माइंड एकेडमी, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस पे आते जब ये एग्जाम का टाइम आएगा तो बहुत सारा प्रैक्टिस हम करवाने वाले हैं। इसे जो भी हम लोग ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे ऑफलाइन से ऑनलाइन जैसे मूड में चलेगा, इसमें आपको प्रैक्टिस सेशन हम जो है डाल देंगे, प्रैक्टिस शीट आपको सोल्व करा दी, हमने ऑफलाइन में पढ़ा दिया टाइम एंड टेंस, उसका प्रैक्टिस हम इस पे आके करवा देंगे, ताकि हम ऑफलाइन भी करवाएंगे, यहाँ भी करवा देंगे, ताकि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसको मतलब अगर ऑफलाइन में कहा दोबारा चीज़ तो नहीं मिलेगा, तो जाके मोबाइल पे भी वो प्रैक्टिस अपना घर पे कर सकते हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझ में आए। चलिए वो आर्ट वाले बच्चों के लिए भी इस पे टीचर्स आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आज बस इतना ही रखते हैं, बाकी अगर नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।